गुड मॉर्निंग। क्या हाल आप लोगों का। आज करा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का थ्योरी फॉर सीए एंड सीएमए। सीएस वालों में पूरा नहीं है, जो चैप्टर्स है सिर्फ उसी चैप्टर का थ्योरी करना है। ठीक है, वो हम पर्सनली मैसेज करके बता देंगे सीएस वालों के लिए। ठीक है, अब सीए वालों के लिए, सीए इंटर वालों के लिए, नॉट आईपीसीसी, सीए इंटर वालों के लिए तुम लोगों में एक क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी का आता है। मतलब अगर वो क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो कंप्लीट प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब सीए इंटर वाले लोग थ्योरी नहीं भी करो फिर भी 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल में फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भैया हम पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, लेकिन ये हमेशा एडवाइजेबल होता है। एटलीस्ट हम तो ज़रूर अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस देते हैं कि थ्योरी करके जाओ, क्योंकि प्रैक्टिकल में एबनॉर्मल सिचुएशन में एक या दो क्वेश्चन अगर हाई फाई दिया, और होता ही है मेजॉरिटी केसेस में ऐसा, अगर क्वेश्चन में पेपर ऐसा दिया तो फिर बहुत मुश्किल होता है 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना। तो उस सिचुएशन में प्रैक्टिकल के बदले में ये थ्योरी ही हेल्प करता है। ठीक है, थ्योरी एक दो थ्योरी हार्ड देगा लेकिन बाकी थ्योरी इजी देगा। ठीक है, इसलिए थ्योरी करके जाना एडवाइजेबल होता है। लेकिन अगर फुल 100% कॉन्फिडेंट हो कि प्रैक्टिकल हो जाएगा, जैसे कि मेरे अभी बैच में कुछ बच्चे हो ऐसे, नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम, लेकिन जैसा हमको फील होता है उन लोगों का टेस्ट में परफॉर्मेंस देख के कि वो लोग अटेम्प्ट कर सकते हो प्रैक्टिकल पूरा, स्टिल उन लोगों को भी एडवाइस है कि आप लोग थ्योरी भी करोगे। ठीक है, तो चलो थ्योरी वाइज और सीएमए इंटर तुम लोगों में थ्योरी करना मस्ट है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू वाला वो सारा प्रैक्टिकल थ्योरी मिक्सअप करके पूछा हुआ होता है। तो हम भी नहीं बता सकते कितने मार्क्स का आएगा थ्योरी से, प्योर थ्योरी से। बहुत सारा थ्योरी होता है जो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, समझ में आया, प्रैक्टिकल को ही फिल्टर करके थ्योरी बना दिया, तो वो सब अटेम्प्ट करने लायक होता है, काफ़ी ईजी होता है। लेकिन जो प्योर थ्योरी है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो सीएमए इंटर वाले लोग तुम लोग सारा करोगे, और सीएस वाले लोग तुम लोग सेलेक्टेड थ्योरी करोगे, चैप्टर्स जो है वही, क्योंकि एमसीक्यू में तुम लोगों में भी आता है। ठीक है, वेटेज वाइज काफ़ी कम है स्टिल। तो स्टार्ट करा रहे हैं। इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि फंडामेंटल का और मटेरियल चैप्टर कराएंगे। थ्योरी हर चैप्टर से नहीं आता है, ये भी बता दे रहे हैं, थ्योरी हर चैप्टर से नहीं आता है। गिना चुना 4 या 5 चैप्टर है जिससे थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कॉस्ट शीट बोल लो, बेसिक कॉन्सेप्ट या कॉस्ट शीट। उसके बाद बजट चैप्टर है, मटेरियल चैप्टर है, एबीसी एनालिसिस है सी इंटर वालों के लिए, सीएमए में नहीं है। एबीसी कॉस्टिंग नॉट एनालिसिस। ठीक है, उससे भी थ्योरी अच्छा खासा बनता है। बाकी जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग है, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, ये सबसे थ्योरी नहीं पूछता है। ठीक है, चलो खैर मेरा काम है कवर कराना, तो पूरा कवर करा रहे हैं। कितना टाइम लगेगा वो नहीं पता, लेकिन आज की वीडियो में हम फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट का करा रहे हैं और दूसरा मटेरियल चैप्टर का कराएंगे। ठीक है, थ्योरी करने से पहले प्री रिक्विजिट ये, ठीक है, तो जो मेरे से पढ़े हुए हो तुम लोग के पास, सबके पास मैट है। ठीक, तो मैट सामने में होना चाहिए और हम बोर्ड पे लिखते जाएंगे। रनिंग नोट जितना लिखोगे उतना अच्छा है, तो हम मैट से ही करा रहे हैं। ठीक है, आउटसाइडर्स कोई अगर पढ़ना चाहो, वीडियो देखना चाहो तो काइंडली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, हम पीडीएफ इस चीज़ का भेज देंगे। लेकिन यूट्यूब पे हम कुछ ना पीडीएफ डालेंगे ना पब्लिक व्यू के लिए वीडियो देंगे। ठीक है, स्टिल स्टार्ट करें। चलो सबसे पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला थ्योरी देखो, उसमें क्या है। रनिंग नोट जितना लिखोगे उतना याद सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारा डायग्राम भी हम यहाँ बनाएंगे, वो तुम लोग को कॉपी में लिखना ही होगा। तो चलो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे बताते जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्टिंग पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे अकाउंट्स पढ़ते हो ना, अकाउंट्स सब्जेक्ट है, अकाउंट्स पढ़ते हो, अकाउंट्स पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनली कंपनी का प्रॉफिट पता करना और बैलेंस शीट बनाना, यही सब तो अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव हुआ, पीएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना। कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 5 ऑब्जेक्टिव है कॉस्टिंग का। पहला 3 ऑब्जेक्टिव तो कॉस्ट शीट से ही निकलता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्टिंग एसरटेन करना, किसी भी प्रोडक्ट का या जॉब का कॉस्ट एसरटेन करना, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना,
और फिर प्रॉफिट डिटरमाइन करना, प्रॉफिट एसेटेन करना, कॉस्टिंग डिटरमाइन करना, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना और प्रॉफिट डिटरमाइन करना। बस 3 ऑब्जेक्टिव तो यही हो गया। कॉस्ट शीट से ही निकलता है ना तीनों। अब देखो कॉस्ट एसेटेन करना, इसके अंदर बहुत सारा पॉइंट लिख सकते हो। कॉस्ट एसेटेन करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच भी होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट वाले में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अप्रोच होता है, प्रोसेस में प्रोसेस कॉस्टिंग होता है। तो यही सब मेथड्स है जिससे अपने कॉस्ट एसेटेन करते हैं। डिपेंड करता है कौन से इंडस्ट्री का फॉलो कर रहा है, कौन से इंडस्ट्री का कॉस्ट निकालना है। ठीक है। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? कॉस्टिंग डिटरमाइन कर लिए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट जोड़ दो, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा। लेकिन कई जगह सेलिंग प्राइस गवर्नमेंट ड्रिवन होता है। थियोरेटिकल अंदर का डिस्कशन बता रहे हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग का चीज़ है। कई जगह प्राइस गवर्नमेंट ड्रिवन होता है, जैसे मेडिसिन गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है उसका प्राइस, एलपीजी गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल, ये सब प्रोडक्ट का गवर्नमेंट ड्रिवन होता है। तो उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस काम नहीं देगा। हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बता रहे हैं, नॉर्मल इंडस्ट्री में बता रहे हैं, जहाँ पे सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। तो कॉस्ट में एस्टिमेटेड प्रॉफिट जोड़ दो और लास्ट प्रॉफिट एसेटेन करना, ये तो पता ही है, सेल्स माइनस कॉस्ट। ठीक है। इसके बाद 2 और ऑब्जेक्टिव है। क्या? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन ये हम थोड़ी देर बाद समझाएंगे। ठीक है। और लास्ट मैनेजमेंट को हेल्प करना इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को हेल्प करना इन डिसीजन मेकिंग। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव है कॉस्टिंग का। कॉस्ट एसेटेन करना, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना, प्रॉफिट एसेटेन करना, 3 कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, और लास्ट मैनेजमेंट को हेल्प करना डिसीजन मेकिंग में। इसका मतलब बता देते हैं मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में तुम लोग नहीं पढ़े हो, ब्रेक इवन पॉइंट, रिक्वायर्ड सेल, डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फार्मूला सब, तो वो सब क्या है? मैनेजमेंट को हेल्प ही तो कर रहा है कि ब्रेक इवन यहाँ तक पहुँचा, इसके बाद अगर बिका तो प्रॉफिट होगा। शट डाउन पॉइंट, ठीक है, मर्जर, बीप इन केस ऑफ मर्जर, मल्टी प्रोडक्ट, इंडिफरेंस पॉइंट, ये सब क्या डिसीजन मेकिंग में तो हेल्प करता है। ठीक है। तो कॉस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्टिंग का मेन 5 ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट एसेटेन करना, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना, प्रॉफिट एसेटेन करना, उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, और लास्ट हेल्पिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कंफर्म। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? तो कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस डायग्राम से थोड़ा थ्योरी और कवर्ड हो जाएगा। ठीक है। देखो, कंपनी में सबसे बड़ा कौन होता है? किसी भी कंपनी में सबसे बड़ा होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, या चेयरमैन, जो भी बोल लो। इनके अंदर में 3 डिपार्टमेंट आता है। क्या? फैक्ट्री, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रियल लाइफ में तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होता है और क्वालिटी कंट्रोल भी होता है। ये 5 डिपार्टमेंट होता है। अब फैक्ट्री के अंदर तुम लोग पढ़े हुए ही हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर ऐसे मत समझो, फैक्ट्री के अंदर ऐसा होता है ना, जैसे मान लो 3 फैक्ट्री है, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3। अब एक कंपनी में का एक ही फैक्ट्री ऐसा जरूरी नहीं है। मैगी जो कंपनी बना रहा है, मैगी का फैक्ट्री बंगाल में भी है, साउथ में भी है, हरियाणा में भी है। तो एक तभी तो प्राइस ये लोग कॉमन रखता है। मैगी जितना प्राइस 12 रुपये में कैलकाटा में आता है तो दिल्ली में भी 12 में आता है। ऐसा नहीं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के कारण बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो एक कंपनी का वो लोग एवरेजिंग करता है। वैसे एक कंपनी का बहुत जगह फैक्ट्री है, तो अगर कोई MD या CEO हो कंपनी का सबसे बड़ा इंसान, उसके अंदर में 3 डिपार्टमेंट आता है, फैक्ट्री डिपार्टमेंट, ऑफिस एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री में मान लो 3 फैक्ट्री ऑल ओवर इंडिया। अब हर फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी 3 पढ़े हो, सर्विस डिपार्टमेंट में भी 2 पढ़े हो, मशीनिंग, असेंबलिंग, पैकिंग। सर्विस में कैंटीन, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी प्रोडक्शन का 3, सर्विस का 3, प्रोडक्शन का 3, सर्विस का 3, या 2, जो भी समझो। तो ये एक हायरार्की बना। ऑफिस एंड एडमिन में क्या क्या आता है बताओ? ऑफिस एंड एडमिन में आएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कॉस्ट डिपार्टमेंट, ऑडिटिंग डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, टैक्सेशन, HR, ह्यूमन रिसोर्स,
IT डेवलपमेंट, तो ये सारा डिपार्टमेंट ऑफिस के अंदर होता है, समझ में आया। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जोन वाइज बांटता है, जैसे कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली एक्सेट्रा। अब सब के अंदर सेल्स मैनेजर के अंदर बहुत सारा इंसान होता है। अब कलकत्ता में है ना, इसकी कलकत्ता में जोन वाइज बांट दिया, ये सिटी वाइज बांटा, इसके बाद जोन वाइज बांटेगा। कलकत्ता में हावड़ा ले लिया और सियालदा सेक्टर ले लिया। अब सब के अंदर सेलिंग एंड सेल्स मैनेजर 1, सेल्स मैनेजर 2, तो एक प्रॉपर हायरार्की होता है। मतलब ये एक प्रॉपर हायरार्की हो गया, तुम लोग बिजनेस स्टडीज में पढ़े होगे, ठीक है। अब जैसे मान लो ये कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाता है, अब ये कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रहा है। अब ये प्रोडक्ट मान लो डिसाइड किया 10,000 यूनिट्स बनाना है, ये 10,000 यूनिट्स बनाना है। अब ये 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए फैक्ट्री में बनेगा, अंदर का पार्ट नहीं देखना, फैक्ट्री में बनेगा, ऑफिस का भी खर्चा, सेलिंग का भी, रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल लगेगा तो लगेगा। सबका बॉस कहाँ बैठा हुआ है, ये रहा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में। यहाँ पे नॉर्मली CMA लोग बैठे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली CMA लोग बैठे होते हैं। इनका काम क्या होता है, मतलब MD या CEO डिसाइड किया कि भाई 10,000 यूनिट्स, 10,000 कम लग रहा है थोड़ा, 10 लाख यूनिट्स बनाना है, 10 लाख यूनिट्स ये बनाना है, ये MD या CEO डिसाइड किया, ठीक है। अब 10 लाख यूनिट बनाने के लिए, इतना बड़ा ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ कंपनी है, 10,000 यूनिट्स बनाने, 10 लाख यूनिट्स बनाने के लिए क्या क्या खर्चा लगेगा क्या पता। तो ये क्या करता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जो CMA लोग बैठा होता है, ये लोग को बोलता है भाई तुम लोग एक 10 लाख यूनिट्स पे क्या खर्चा लगेगा, उसका एक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाओ। तो इसका काम क्या होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना फॉर 10 लाख यूनिट्स। अब इस बेचारे को क्या पता, ये मान लो किसी एक सिटी में बैठा हुआ है, इस बेचारे को क्या पता कि इतना बड़ा कंपनी में किस डिपार्टमेंट का क्या खर्चा है। पर्सनली तो जाएगा नहीं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री 1 का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, फिर फैक्ट्री 2 का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2, ये सब का खर्चा क्या लगेगा इसको क्या पता। तो ये CMA क्या करता है, ये सारे डिपार्टमेंट वाले को बोलता है भाई आप लोग अपना अपना खर्चा का डिटेल भेजिए। खर्चा का डिटेल मतलब कि आप लोग के पास फिक्स खर्चा क्या लगेगा, तो इसको सब अपना अपना खर्चा का डिटेल भेजता है। इवन ऑफिस का भी बाकी डिपार्टमेंट वाला भेजता है, इवन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी भेजता है, सारा सेल्स मैनेजर भेजेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला भेजेगा, क्वालिटी कंट्रोल वाला भेजेगा। तो इसके पास सारे डिपार्टमेंट का ओवरऑल कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर आ जाता है, मंगा लेता है ये। वैसे इसको क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटी बोलते हैं, क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटी। कॉस्टिंग का जो काम होता है ना, कॉस्टिंग का ये क्रॉस फंक्शनल होता है ऑल ओवर बिजनेस और थ्रू आउट इंटायर बिजनेस। तो ये क्या किया, सारे डिपार्टमेंट से अपना अपना खर्चा का डिटेल मंगा लिया, ठीक है। खर्चा का डिटेल मंगाने के बाद तुम लोग तो कॉस्ट शीट चैप्टर में पढ़े हो कि भैया एक पेज में कॉस्ट शीट बन जाता है। रियल लाइफ में एक पेज में नहीं, 10-12 पेज का कॉस्ट शीट होता है, समझ में आया। खुद ही देखो ना, इतना बड़ा हायरार्की है। तो ये क्या करता है, उस 10 लाख यूनिट्स पे एक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना लेता है। मटेरियल का खर्चा इतना, लेबर का इतना, डायरेक्ट एक्सपेंस इतना, तो चलो प्राइम कॉस्ट इतना होगा। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड का डिटेल, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव का डिटेल, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का डिटेल, सारा खर्चे का डिटेल ये एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बेसिस पे बना लिया। और बनाने के बाद ये क्या करता है, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट इसको फॉरवर्ड कर देता है, फॉरवर्डेड। और ये क्या करता है, MD या CEO वो देख के उस पर साइन कर दिया कि चलो 10 लाख यूनिट पे मेरा इतना खर्चा लग रहा है तो हम ठीक है, रेडी है। पर यूनिट इतना खर्चा लगना है तो हम रेडी हैं, ठीक है। मेरा 10 लाख यूनिट्स पे ये खर्चा लग रहा है जो मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सपर्ट बना के दिया है। अब ये क्या करता है, उस पर साइन करता है। अब आता है रियल स्टोरी। ये क्या करेगा MD CEO पता है, अब 10 लाख यूनिट्स पे एक पेज का फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा होगा, 2-3 पेज का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा होगा, 3-4 पेज का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होगा। तो जिसका जो खर्चे का है ना डिटेल, जिसका जो खर्चे का डिटेल है, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड का जो डिटेल है 10 लाख यूनिट्स पे, मान लो फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा मान लेते हैं हम रैंडम बेसिस पे कि फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा दिया हुआ है 50 लाख रुपया, ठीक है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव का 1 करोड़ और इसका 40 लाख,
और भी है मटेरियल लेबर एनल जो भी है। तो ये 10 लाख यूनिट पे जो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना के दिया उसमें फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा 50 लाख था। तो ये क्या करता है एमडी सीईओ या चेयरमैन, ये फैक्ट्री ओवरहेड का 50 लाख वाला लिस्ट कि 50 लाख के खर्चे में डेप्रिसिएशन इतना है, फैक्ट्री का रेंट इतना है, सुपरवाइजर सैलरी इतना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो डिटेल फाड़ के, वो पेज फाड़ के फैक्ट्री के मैनेजर को, जो मेन फैक्ट्री का बॉस है, उसको फॉरवर्ड कर देता है। 1 करोड़ का ऑफिस का जो खर्चा है, जो मेन ऑफिस का मेन बॉस है, उसको फॉरवर्ड कर देता है। अब मुकेश अंबानी खुद तो इतना डिपार्टमेंट को मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो खुद हर डिपार्टमेंट का एक टॉप मोस्ट बॉडी, एक टॉप मोस्ट हेड रखे हुए, सॉर्ट ऑफ इनका खुद का चमचा। अब उसको दे दिया गया कि आप लीजिए, आपको इस साल 10 लाख बनाना है तो आपको अपना खर्चा 1 करोड़ तक लाना है, और ये 40 लाख। ये सारा चीज बजटेड बेसिस पे है, ठीक है। पता है एक फायदा क्या होगा? अब ये फैक्ट्री का जो मैनेजर है ना, इसको पता चल गया कि भैया हमको साल भर, और ये सारा कांड Y0 पे किया जाता है, यानी कि ईयर के बिगिनिंग में किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, फैक्ट्री के मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया कि भैया हमको साल भर में 10 लाख यूनिट बनाना है, जिसका खर्चा 50 लाख रुपया होगा, पर यूनिट 5 रुपया, ठीक है, पर यूनिट 5 रुपया। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया कि हमको खर्चा 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होने देना है, और इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया कि हमको खर्चा 40 लाख से ज्यादा नहीं होने देना है। समझ में आया? तो इसको बोला जाता है कॉस्ट कंट्रोल करना, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा और डिटेल में बताएं तो ये सारा चीज जो है ना, ये सारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ये सारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर 4 तरह का होता है, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो हम कॉस्ट सेंटर का बात कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर यही सब को बोला जाता है कि मतलब ये सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया कि अपना खर्चा बढ़ने नहीं देना है, जो खर्चा का लिस्ट हमको मेरा बॉस दिया है ना, उससे बढ़ने नहीं देना है, इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ठीक है। और रियल में ये कॉस्ट सेंटर है, क्योंकि सबको खर्चा का डिटेल दिया गया है कि आप लोग को खर्चा बढ़ने नहीं देना है। इससे फायदा क्या होता है? अब भैया क्या गारंटी साल के लास्ट में खर्चा बढ़ जाए? तो पता है, इसी के लिए तुम लोग पढ़े हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर। साल के स्टार्टिंग में क्या सोचे थे? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। और रियल में साल के लास्ट में हो सकता है ना, खर्चा 50 लाख के बदले में 60 लाख हो गया। ये भी हो सकता है जो 10 लाख का एस्टिमेट किए थे, भगवान ज़्यादा मेहरबान हो गए तो ज़्यादा यूनिट बिका, या लॉकडाउन के कारण कम यूनिट बिका, कुछ भी हो सकता है। ये तो कंट्रोल के बाहर का चीज़ है, समझ रहा है? तो साल के लास्ट में ये सब का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया जाता है, इसीलिए तुम लोग को पढ़ाया जाता है क्या? बजट चैप्टर और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दोनों काफ़ी लिंक्ड है। बजट चैप्टर पढ़ाया जाता है ताकि ये बन जाए कि फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे तो 10 लाख यूनिट है, ठीक है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है कि जितना सोचे थे उससे कितना वेरी किया, समझ में आया? जितना सोचे थे उससे कितना वेरी किया, क्लियर? अब साल के लास्ट में मान लो 50 लाख के बदले में 60 लाख हो गया, तो बॉस ये इवैल्यूएट करेगा कि 10 लाख ज़्यादा क्यों लगा, 10 लाख का एडवर्स वेरिएंस क्यों हुआ। हो सकता है महंगा खरीदा हो, परचेज वेरिएंस, क्या बोलते हैं, क्वांटिटी वेरिएंस, इनपुट ज़्यादा लगाया हो, या रेट वेरिएंस, खरीदा महंगा हो, कुछ भी हो सकता है। लिंक करो, बड़ा कॉमन सा चीज़ बता रहे हैं, कॉस्टिंग के लिए इसका नॉलेज होना जरूरी है। चलो अब क्या बता रहे थे? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि अपना खर्चा को बढ़ने नहीं दे। इसी को बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल करना। कॉस्ट कंट्रोल मतलब क्या? जिसको जो टास्क दिया गया है कि खर्चा आपको इसी रेंज में रखना है, वही होता है कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। भैया आप 2 चीज बोले थे, एक बोले थे आप कॉस्ट कंट्रोल, एक आप बोले थे कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? देखो एक कॉमन सा चीज और बताते हैं। अब ये जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, ये सबसे खर्चा का डिटेल मंगाया था। अब जैसे मान लो फैक्ट्री 1 का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, यहां पे कोई आउटडेटेड मशीन पड़ा हुआ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मतलब फैक्ट्री 1 जो भी ऑल ओवर इंडिया जिस भी जगह सिचुएटेड है, इसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में, कोई बहुत आउटडेटेड मशीन पड़ा हुआ है। और मशीन पुराना होने के बाद पता है पेट्रोल डीजल ज़्यादा कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा उठेगा,
ऐसा होता है, नया एसेट्स लो ना तो पेट्रोल डीजल जितना कंज्यूम होना चाहिए उतना होगा, इलेक्ट्रिसिटी जरूरत से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। लेकिन मशीन में ये होता है, अगर पुराना मशीन है तो होगा, मतलब ज़्यादा कंज्यूम करेगा। अब ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो कंपनी के लिए नुकसान ही है ना। तब ये जो प्रोडक्शन मैनेजर है ये तो अपना डिटेल इसको भेजा था किस हिसाब से, अपना यही सिचुएशन, अपना मशीन आउटडेटेड के हिसाब से। तब ये खर्चा का लिस्ट इसको महंगा भेजा है। इस बेचारे का क्या गलती, इसके पास अगर पुराना मशीन पड़ा है, ये तो इसका गलती है ना कि भैया फैक्ट्री में पुराना मशीन क्यों रखे हो, रिप्लेस करिए, नया बैठाइए। नया बैठाएंगे आपका खर्चा कम लगेगा, या नया मशीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला होगा तो लेबर कम लगेगा, ऑटोमेटिक मशीन रहेगा। समझ में आया? तो ये सब फैक्टर है, मतलब ये सब जो खर्चा का डिटेल भेज रहा है ना, ये भेज रहा है बेस्ड ऑन ये लोग के पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। किसी के पास आउटडेटेड मशीन है तो आउटडेटेड मशीन के हिसाब से खर्चा का डिटेल भेज रहा है। समझ में आया? कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन यही है कि जो 10 लाख, जो यहाँ पे 50 लाख का बनाए हो ना खर्चा का लिस्ट, ये 50 लाख का लिस्ट ज़्यादा बना हुआ है। क्यों? रियलिटी में कम होना चाहिए। अगर शायद आउटडेटेड मशीन नहीं होकर के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मशीन होता तो 50 लाख नहीं 40 लाख ही खर्चा होता। इसी को बोला जाता है कॉस्ट रिडक्शन, कि कॉस्ट को परमानेंटली कम करो। उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा। पुराना मशीन हटाओ, नया मशीन लाओ। पुराना लेबर्स को हटाओ, ज़्यादा नंबर ऑफ लेबर से वो लोग को हटाओ। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मशीन लाओगे तो नंबर ऑफ लेबर्स कम लगेगा और फटाफट काम होगा, मशीन पे ऑटोमेटिक काम होगा। समझ में आया? इसको बोला जाता है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? जिसको जो टास्क दिया गया है खर्चा का, उससे बढ़ने नहीं देना। ठीक है? और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? परमानेंटली रिड्यूस करना खर्चा। ठीक है? कॉस्ट रिडक्शन परमानेंटली खर्चा रिड्यूस करना। तुम लोग का एग्जांपल देते हैं। पॉकेट मनी 5,000 रुपये मिलता है तुम लोग को, किसी को 20,000 25,000 मिलता है पॉकेट मनी। क्यों? फैमिली वालों के अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से। जिसको 5,000 मिल रहा है उनके फैमिली वालों को लगता है मेरे बच्चे के लिए 5,000 रुपये काफ़ी है मंथली एक्सपेंस। जिनको 25,000 देना है अपने बच्चों को, वो लोग 25,000 दे के लगता है चलो मेरा बेटा 25,000 में उसका महीना चल जाएगा। तो खैर जो भी है 5 हो या 25 हो, अगर 5,000 मिल रहा है मंथली, मतलब क्या कि फैमिली वाले बोल रहे हैं कि बेटा 5,000 से ज़्यादा मत होने देना खर्चा। ठीक है? घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग का, फूडिंग का, या जो भी मस्ती करने का, सब 5,000 रुपये खर्चा हो, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है? अब ये हो गया कॉस्ट कंट्रोल। घर वाले बोलना चाहते हैं कि बेटा 5,000 रुपये कॉस्ट कंट्रोल कर लो, इससे ज़्यादा मत करने दो। अब 5,000 में मान लो तुम लोग 200 रुपये बचा लिए मतलब परमानेंटली बचा लिए कि भैया हम रिचार्ज तो बहुत ज़्यादा कराते थे मोबाइल में, अब हम रिचार्ज कम वाला पैकेज कराएंगे। घर में वाईफाई लगा हुई है, पीजी में वाईफाई लगा हुई है, तो हम क्यों इंटरनेट पैक भी मोबाइल में डालें। समझ में आया? तो 200 रुपये का कम रिचार्ज करेंगे। ये हुआ कॉस्ट रिडक्शन। खुद का कॉस्ट परमानेंटली रिड्यूस कर लेना। समझ में आया? बहुत बच्चे लोग को होता है कि घर में इंटरनेट लगा हुआ है, ऑफिस में इंटरनेट लगा हुआ है, घर में वाईफाई लगा हुआ है, पीजी में वाईफाई लगा, ऑफिस में वाईफाई लगा हुआ है, हर जगह वाईफाई लगा हुआ है, फिर भी मोबाइल में नेट पैक भराते हो। समझ में आया? अब अगर मान लो ये नहीं भरा है तो कॉस्ट रिडक्शन उसी को बोलते हैं कि परमानेंटली कॉस्ट को कम कर लिया, हमको बढ़ाना ही नहीं है। समझ आया? जैसा अभी हम करते हैं, हम भी अपना कॉस्ट रिडक्शन में लगे हुए हैं। क्यों? हम घर में वाईफाई है ही, घर में नहीं तो पड़ोसी का वाईफाई यूज़ करते हैं, सिग्नल आते रहता है। समझ में आया? पड़ोसी ये बुद्धि लगाते हैं। खैर देखो, समझ में आया? अच्छा, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन दोनों में एक प्रिवेंटिव है, एक करेक्टिव है। दिमाग लगाओ। कॉस्ट कंट्रोल प्रिवेंटिव है, प्रिवेंट करना है खर्चा बढ़ने से, और कॉस्ट रिडक्शन करेक्टिव है कि गलत खर्चा का डिटेल दिया था भाई, इसको करेक्ट करो, परमानेंटली कम करो खर्चा। ठीक है? तो चलो फटाफट देखो कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल में क्या है? कुड बी टेम्पोररी, और कॉस्ट रिडक्शन में क्या है? परमानेंट। कॉस्ट रिडक्शन डायनामिक है, डायनामिक मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है, और ये लेस डायनेमिक। कॉस्ट कंट्रोल लेस डायनेमिक है, मतलब क्या, खर्चा का डिटेल दिए बस वही कर लो। कॉस्ट रिडक्शन करेक्टिव, रिड्यूस कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, मतलब कॉस्ट स्ट्रक्चर ही पहले गड़बड़ था, और ये प्रिवेंटिव। फिर कॉस्ट रिडक्शन में क्वालिटी मेजरमेंट, रिसर्च, क्वालिटी मेजरमेंट, रिसर्च, यही सब तो होगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मशीन लगा रहे हैं तो क्वालिटी तो बढ़ेगा ही। और बाद में बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कॉस्ट कंट्रोल जो था ना, इसी में कर रहे हैं ना, बजट के हिसाब से साल के लास्ट में वेरिएंस एनालिसिस। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल, कि नया मशीन बैठाएं तो साल के लास्ट में, मतलब
प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बनेगा। इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, लिख सकते हो तुम लोग, कॉस्ट कंट्रोल में लिखो नो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड। कॉस्ट कंट्रोल में लिख लेना, सबसे नीचे जो पॉइंट है ना, अरे बॉक्स के नीचे स्पेस है, यहाँ पे लिख लेना, कॉस्ट कंट्रोल में लिखो नो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड, कॉस्ट रिडक्शन में लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड। क्लियर? कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट है और कॉस्ट कंट्रोल टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब भाई अभी का तो जो डिटेल दी उसको तो हैंडल करो। ठीक है, पक्का एक बार रिपीट करा देना है। पहले हम क्या समझाएं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट एसर्टेन करना, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना, प्रॉफिट एसर्टेन करना, उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, और लास्ट असिस्टिंग या हेल्पिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। फिर कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? टेम्पररी। कॉस्ट रिडक्शन क्या है? परमानेंटली खर्चा कम करना। कॉस्ट कंट्रोल कैसे मेजर करते हैं? बजटरी और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन क्वालिटी मैनेजमेंट के हिसाब से। कॉस्ट कंट्रोल कम डायनेमिक है, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन ज़्यादा डायनेमिक है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। कॉस्ट कंट्रोल में कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का जरूरत नहीं है, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल है प्रिवेंटिव, खर्चा बढ़ने से बचाना है, और कॉस्ट रिडक्शन है करेक्टिव, कि खर्चा गलत था, कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, खर्चा गिर जाएगा। एकदम बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग का चीज़ है। ठीक है, 2 हो गया। अब एग्जाम में बहुत पूछता है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, याद रखना। इसके बाद है नंबर 3, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? सिंपल से लैंग्वेज में बताते हैं। एक्सप्लिसिट मतलब जिसके लिए कैश पेमेंट करना होता है, इम्प्लिसिट मतलब जिसके लिए कैश पेमेंट नहीं होता है। ठीक है, एक्सप्लिसिट मतलब जिसके लिए कैश पेमेंट करना होता है, इम्प्लिसिट मतलब जिसके लिए कैश पेमेंट नहीं करना होता। हम सैलरी देते हैं, रेंट देते हैं, ये सब के लिए कैश पेमेंट करना होता है, दिस इज एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट जैसे मान लो रेंट ऑफ ओन प्रीमाइसेस, ठीक, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, ये सब हुआ इम्प्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाता है क्योंकि कैश पेमेंट करते हैं, इम्प्लिसिट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं। हम अपने पीएल में लिखेंगे क्या इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल या रेंट ऑफ ओन प्रीमाइसेस? नहीं लिखेंगे। ठीक है, इवन ये सब्जेक्टिव हो जाता है, मतलब कैसे मेजर करें खुद नहीं पता। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है? बुक्स में रिकॉर्ड भी होता है, इम्प्लिसिट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो एक्सप्लिसिट हुआ विच इन्वॉल्व इमीडिएट कैश पेमेंट, इम्प्लिसिट हुआ इमीडिएट कैश पेमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एक्सप्लिसिट को रिकॉर्डेड इन द बुक्स क्योंकि पेमेंट करते हैं, इम्प्लिसिट को नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक्सप्लिसिट को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस भी बोलते हैं और इम्प्लिसिट को इकोनॉमिक इम्प्यूटेड या नोशनल भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट को ईजिली मेजर कर सकते हैं, तो पता ही है कितना पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन इम्प्लिसिट को मेजर कैसे करेंगे, और इसको बुक्स में भी नहीं लिखा जाता, एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है नंबर 4, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। सिंपल सा लैंग्वेज में प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद है, सीओपी तक जितना खर्चा आता है दैट इज प्रोडक्ट कॉस्ट। सीओपी करते हो ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उससे लेस करते, ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो वही फिनिश गुड्स का बात कर रहा है। प्रोडक्ट कॉस्ट उसी को बोलते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट। तो सीओपी तक का सारा खर्चा इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, और सीओपी के नीचे का खर्चा इज द पार्ट ऑफ पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में आता है, लेकिन पीरियड कॉस्ट कभी भी स्टॉक वैल्यूएशन में नहीं आता है। ठीक है, पीरियड कॉस्ट सीधा सीधी पीएल में जाता है, सिंपल। तो देख लो, प्रोडक्ट कॉस्ट में है कॉस्ट विच बिकम पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और विच आर नॉट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूडेड इन इन्वेंटरी वैल्यूएशन, नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंटरी वैल्यूएशन, ट्रीटेड एज एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक जैसा ट्रीट करते हैं जब तक बिकता नहीं है, और पीरियड कॉस्ट सीधा सीधे पीएल में जाता है। फिर पीरियड कॉस्ट में होगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, और पीरियड कॉस्ट में जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेल्समैन सैलरी। कंफ्यूज मत होना, सीओपी में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव का भी खर्चा आता है पुराना फॉर्मेट में, कॉस्ट शीट का जो पुराना फॉर्मेट होता है, सीओपी में ऊपर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव आता है ना, लेकिन यहाँ पीरियड कॉस्ट में लिखा हुआ है। हम बार बार क्लास में एक चीज़ बताया है कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव का जो खर्चा होता है वो प्रोडक्शन नेचर का भी होता है, सेलिंग नेचर का भी होता है। जो प्रोडक्शन नेचर का होता है वही सीओपी में आता है, और जो मार्केटिंग नेचर का होता है ना ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है। ठीक है, वो पीरियड कॉस्ट है। तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोडक्शन नेचर का है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, और जो मार्केटिंग नेचर का वो पीरियड कॉस्ट है, सिंपल। अरे ये बता रहे हैं हम, सिंपल सा चीज़ समझा रहे हैं, क्या जो ऑफिस
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होता है ना, दो होता है, एक होता है प्रोडक्शन नेचर और एक होता है मार्केटिंग नेचर। जो प्रोडक्शन नेचर का होता है उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, और जो मार्केटिंग का होता है उसको बोला जाता है पीरियड कॉस्ट। समझ में आया? प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट इजी है। चलो इसके बाद कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन नहीं करना है, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ये बस बता देते हैं। कंट्रोलेबल कॉस्ट लग रहा होगा जिसको कंट्रोल कर सकें, ठीक है। कंट्रोलेबल कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट एक्शन एंड डिसीजन। एग्जाम में अगर आया है कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होता है तो ये लिखना जरूरी है, विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट एक्शन एंड डिसीजन, ठीक है। जैसे वेरिएबल कॉस्ट होता है ना वो कंट्रोलेबल होता है, जैसे वेरिएबल होता है वो कंट्रोलेबल होता है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रोलेबल होता है, कैसे? बल्क में बाई करो, रॉ मटेरियल बल्क में बाई करो, कंट्रोल हो गया, खर्चा कम पड़ा। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है, विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट एक्शन एंड डिसीजन, ठीक है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, अभी तुरंत ही बताया, ये सब जो है ना फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग, ये सब हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर उस एक्टिविटी सेंटर को बोलते हैं हु आर entrusted with a special task of controlling cost, स्पेशल टास्क या इंटरेस्टेड विथ अ स्पेशल टास्क, ठीक है। अब देखो मीनिंग में लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में, इट इज एन एक्टिविटी सेंटर ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड विथ अ स्पेशल टास्क। जैसे मेरे एग्जांपल में स्पेशल टास्क क्या हो गया? कॉस्ट कंट्रोल करना, इसीलिए उसको कॉस्ट सेंटर बोलते हैं, ठीक है। हेडेड फिर क्या लिखा हुआ है? इट इज अ यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हेडेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स परफॉर्मेंस। एग्जीक्यूटिव बोले थे ना, सबका अलग अलग मैनेजर होता है, मेन बॉस, इसके अंबानी जी के अंदर का चमचा, तो एग्जीक्यूटिव ही तो हो गया, समझ में आया? तो वही लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है स्पेशल टास्क का, ठीक है। अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर चार तरह का होता है, मैं यहाँ लिखे भी है, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर होता है जहां का मैनेजर है कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये सब मैनेजर का काम है कॉस्ट कंट्रोल करना, ठीक है। इसके बाद रेवेन्यू सेंटर क्या होता है? जहां का मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने के लिए, रेवेन्यू कंट्रोल करने के लिए नहीं, रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने के लिए, समझ में आया? जहां के मैनेजर का काम होता है रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना, क्लियर। इसके बाद प्रॉफिट सेंटर, जहां का मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। अब प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा? जब रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो और कॉस्ट मिनिमाइज हो, तो प्रॉफिट सेंटर वाला कहीं ना कहीं दोनों साइड से घिरा हुआ रहता है। और इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है? जहां का मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनहैंसिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे पैंटालून्स का इतना सारा ब्रांचेज है ऑल ओवर इंडिया, तो हर ब्रांच मेन मालिक कौन? आदित्य बिरला, मुंबई में बैठे हुए हैं। तो जितना ब्रांचेज है ना, ये सारा ब्रांचेज इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है। आदित्य बिरला के लिए सारा ब्रांचेज इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है, उनका काम होता है सारा ब्रांच से रिटर्न मैक्सिमाइज करना, समझ में आया? रिलायंस वाले का इतना पेट्रोल पंप है या इतना जियो सेंटर है, तो उन लोग का काम होता है सारे सेंटर से रिटर्न मैक्सिमाइज करना, क्लियर है? तो कॉस्ट सेंटर जहां का मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट, रेवेन्यू सेंटर जहां का मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनहांसिंग रिटर्न रेवेन्यू, प्रॉफिट सेंटर जहां का मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, और लास्ट इन्वेस्टमेंट सेंटर जहां का मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमाइज करना। अब ये सबका परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं? जैसे कॉस्ट सेंटर वाले का परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, इसका परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे? 50 लाख का बजट था लेकिन एक्चुअल कॉस्ट आया मान लो 40 लाख, तो पॉजिटिव है, तो बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। रेवेन्यू वाले का परफॉर्मेंस कैसे मेजर करें? बजटेड रेवेन्यू माइनस एक्चुअल रेवेन्यू। प्रॉफिट वाले का बजटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, और रिटर्न इन्वेस्टमेंट वाले का बजटेड रिटर्न माइनस एक्चुअल रिटर्न, ठीक है। कॉस्ट सेंटर, अ सेंटर फॉर विच ए स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ कॉस्ट इज प्रीडिफाइंड एंड यूज्ड फॉर कंट्रोल। रेवेन्यू सेंटर डिवोटेड टू रेजिंग रेवेन्यू, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन। प्रॉफिट सेंटर, अ सेंटर हुज परफॉर्मेंस इज रिस्पॉन्सिबल इन टर्म्स ऑफ इनकम अर्न एंड कॉस्ट इनकर्ड। और इन्वेस्टमेंट सेंटर वैसे ही है, ठीक है। सबका देख लो, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। रेवेन्यू वाले का जनरेशन ऑफ सेल्स रेवेन्यू, प्रॉफिट सेंटर का प्रॉफिट अर्निंग, इन्वेस्टमेंट सेंटर अर्निंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट,
ठीक है, परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, 8 नंबर देखो, शॉर्ट नोट किस पे, कन्वर्जन कॉस्ट। नंबर 7 तक हो गया कन्वर्जन कॉस्ट। सिंपल समझा रहे हैं, बस पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, या जितना लाइन बोले खाली इतना रिटेन करना है, क्योंकि एक या 2 मार्क्स में आएगा, उससे ज़्यादा में नहीं आएगा। कन्वर्जन कॉस्ट, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का खर्चा। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का खर्चा, तो डायरेक्ट लेबर आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा, मटेरियल एडेड आ जाएगा, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। ठीक है, संक कॉस्ट मतलब ऐसा खर्चा विच हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड इन द पास्ट एंड नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद द फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो पास्ट में कर चुके हैं, उसका फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग से कोई लिंक नहीं है। समझ में आया? से फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे लोग मेरे से पढ़ चुके हो, भारी धनराशि पेमेंट किए थे फरवरी महीने में ट्यूशन फी। अब पढ़ाई अच्छा लगे या ना लगे, भैया अच्छा पढ़ा है, चलो ठीक है, भैया बहुत गंदा पढ़ा है, फिर रिफ़ंड चाहिए भैया, अब रिफ़ंड तो होने से रहा, तो तुम लोगों के लिए वो संक कॉस्ट है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, जो बच्चे लोग एग्ज़ाम फॉर्म अभी भरे हो, 2 महीना बाद एग्ज़ाम देना है, सी इंस्टीट्यूट का जितना भी 2,000-2,500 जितना भी एग्ज़ाम फॉर्म का फ़ी है, तुम लोग पे कर चुके हो। नवंबर में एग्ज़ाम दो या ना दो, इंस्टीट्यूट रिफंड करने वाला पैसा नहीं, तो यही संक कॉस्ट है, जो ऑलरेडी इनकर कर चुके हो पास्ट में, लेकिन फ्यूचर से कोई लिंक नहीं है उसका। तुम्हारे एग्ज़ाम देने या ना देने से कोई मतलब नहीं है, तो यही संक कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट एंड नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद द डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में कोई पार्टी नहीं है इसका। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तो सबको पता होता है, बेनिफिट फॉरगॉन फ्रॉम सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले का खर्चा, जैसे ट्रायल रन का खर्चा, प्रिलिमिनरी स्टेज का जो भी खर्चा होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट से पहले, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट का खर्चा समझ लो। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, ये होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बता ही चुके हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो ऑलरेडी कैश में पेमेंट करना होता है, और ये भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है क्योंकि बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नंबर 9 कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल बता दिए। कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस, सीए इंटर में तो आने से रहा, सीए में इंटर में आ सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों का ऑब्जेक्टिव लिख दो। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? वही 5 ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट पता करना, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, और मैनेजमेंट को हेल्प करना डिसीजन मेकिंग में। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक्स मेंटेन करना। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए इंड एएस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होता है। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटेंट करता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा एक्सटर्नल इंटरनल दोनों यूजर के लिए होता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा सिर्फ इंटरनल यूजर्स के लिए होता है। आउटसाइडर को कभी कोई अपना कॉस्ट नहीं बताता है। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, कंपनीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी होता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड हर जगह मैंडेटरी नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कुछ स्पेशल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ये सबको मेंटेन करना पड़ता है कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद डिफाइन कॉस्ट, वैल्यू, प्राइस, ये सब नहीं आएगा, तुम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 13 लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बता ही चुके हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू बिजनेस कंसर्न, ये ना अपने से बना के लिखने लायक है। नंबर 14 पढ़ रहे हैं, पेज 266, पेज देख लेना, 1-2 पेज आगे पीछे है। ब्रिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू बिजनेस कंसर्न, बिजनेस कंसर्न में कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है। हेडिंग पढ़ना है, सिर्फ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है, बजटिंग बनाने में हेल्प करता है, मेजरिंग एफिशिएंसी, फैक्ट्री का एफिशिएंसी पता चलता है कि सामान सस्ता बना रहे महंगा बना रहे, प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, कर्टेलमेंट ऑफ लॉस ड्यूरिंग ऑफ सीजन, टेम्पररी शटडाउन पॉइंट, और एक्सपेंशन। नॉर्मल है, खाली हेडिंग पढ़ना है, तो नंबर 14 में लिख लो हेडिंग ओनली। ठीक है, 15 नहीं करना है। 16 कॉस्ट यूनिट का क्या होता है? कॉस्ट यूनिट गिव्स सुटेबल इलस्ट्रेशन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट यूनिट। बाजार जाते हो पेन खरीदने, क्या बोलते हो दुकान वाले को? भैया 5 लीटर पेन दे दीजिए, या 2 किलो कॉपी दे दीजिए। समझ में आया? या दूध खरीदने या पानी खरीदने जाते हो बॉटल वाला, तो क्या बोलते हो? भैया 2 किलो दूध दे दीजिए, क्या 2 पीस दूध दे दीजिए? नहीं ना,
हर प्रोडक्ट का एक कॉस्ट यूनिट होता है, अपना सेपरेट आइडेंटिटी। पेन खरीदते हो तो पेन को पीसेस में मेजर करते हो, कपड़ा खरीदते हो तो कपड़ा को पीसेस में या फिर मीटर में, दूध को लीटर में, पानी को लीटर में, पेन, कॉपी, ये सबको पीसेस में, क्वांटिटी में। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट यूनिट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस, इसको कॉस्ट यूनिट बोला जाता है। ठीक है। नंबर 17, ये तुम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है, बता दिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं हम। 17 में हो गया इंटीरियर डेकोरेशन, जॉब कॉस्टिंग लगता है। मतलब चैप्टर्स का नाम है मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कौन सा मेथड लगता है? इंटीरियर डेकोरेशन में जॉब कॉस्टिंग लगता है। अरे नया फ्लैट लिए हो, इंटीरियर कराना है, तो जॉब पे ही रखते हो ना भैया, इतना कर लीजिए, लाख रुपए ले लीजिएगा, तो ये जॉब है, अपने सामने वाले को जॉब दे रहे हैं। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, ये भी जॉब कॉस्टिंग होता है। टॉय मेकिंग, बैच कॉस्टिंग, टॉय है, मेडिसिन, ये सब लॉट बनता है एक बार। फार्मास्यूटिकल बैच में बनता है, दवाई में देखो ना बैच लिखा होता है। शिप बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, शिप, अभी टाइटेनिक जहाज ऑर्डर एक दिए हुए हैं, अपने लिए बनवा रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट दिया है कंपनी को, नाम मत पूछना। ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जो गवर्नमेंट टेंडर निकालता है। सीमेंट यूनिट, कोल यूनिट, ब्रिक वर्क्स यूनिट या सिंगल भी बोला जाता है। स्टील, स्टील बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस कॉस्टिंग लगता है, याद करना पड़ेगा। ऑयल रिफाइनिंग, ये तो प्रोसेस ही है। सोप, ये भी प्रोसेस है। शुगर कंपनी हैविंग ओन शुगर केन फील्ड्स, प्रोसेस। हॉस्पिटल, ऑपरेटिंग, हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट देते हो कि ऑपरेटिंग होता है? हॉस्पिटल कॉस्टिंग नहीं पढ़े हो? नर्सिंग होम कॉस्टिंग कराए हुए भी इस क्वेश्चन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। हॉस्पिटल में जाते हो, क्या कॉन्ट्रैक्ट देते हो कि भैया किडनी का इलाज कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं डॉक्टर को, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता है। रोड ट्रांसपोर्ट, ऑपरेटिंग, पैसेंजर किलोमीटर याद करो। रेडियो, बाईसाइकिल और फर्नीचर, सब में मल्टीपल कॉस्टिंग। सिंगल कॉस्टिंग यहाँ सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है, जैसे सीमेंट है, ब्रिक्स है, ये एक ही क्वालिटी का हुआ ना, मतलब एक ही, क्या बोले, एक ही यूनिट है। ब्रिक्स है, सीमेंट है, सब एक जैसा होता है। लेकिन क्या है ना, रेडियो, बाईसाइकिल, बहुत सारा चीज़ को असेंबल करके बनता है, तो इसमें मल्टीपल कॉस्टिंग लगता है। ठीक है। फर्नीचर, बहुत सारी चीज़ लगता है। उसके बाद नंबर 18, डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन मैन्युफैक्चरिंग फर्म। कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल बताना है मैन्युफैक्चरिंग फर्म में, सिर्फ हेडिंग पढ़ना है। अकाउंटिंग इन MIS, MIS होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। अकाउंटिंग कर देता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट मैनुअल, कॉस्ट मैनुअल मतलब हो गया फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कि बिल्स, वाउचर, ये सब कैसे मेंटेन करेगा, रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करेगा, इसको कॉस्ट मैनुअल बोलते हैं। कॉस्ट एसर्टेनमेंट, कॉस्ट डिटरमाइन किया जाता है। कॉस्ट रिपोर्ट, कॉस्ट रिपोर्ट बनाया जाता है इंटरनल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए। कॉस्ट कंपैरिजन, एक्चुअल बजट, ये सब कंपेयर करना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कॉस्ट एनालिसिस, एनालाइज करते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। और कॉस्ट कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वाला। समझ में आया? यही था कॉस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब करा रहे हैं मटेरियल चैप्टर, स्टार्ट करें। अब हेडिंग देना मटेरियल। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत अच्छा, नहीं तो वीडियो एक बार फिर से पूरा देख लो। ठीक है। चलो हेडिंग देना मटेरियल, मतलब अगर जो लोग, हाँ, मटेरियल में भी हम एक डायग्राम बना रहे हैं, तुम लोग को ये डायग्राम याद करना ही पड़ेगा। इस डायग्राम से बहुत सारा थ्योरी कवर्ड हो जाएगा। ठीक है। पहले हम जब बैच, रनिंग बैच प्रैक्टिकल करा रहे होते थे, उस टाइम ये डायग्राम बनाते थे। पिछले 2 बैच से हम नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हम ये पोर्शन थ्योरी में कवर कराते हैं। ठीक है। तो फटाफट कॉपी निकाल लो, एक पेज में हम लिखाएंगे, वो पेज फाड़ के इसी मैट में यहीं पे अटैच कर लेना। क्यों 2 जगह रखोगे? ठीक है। उस पेज में पहले देख लो, पूरा डायग्राम समझ लो, फिर तुम लोग कॉपी करना, साथ में मत करना, फिर पूरा कचरा हो जाएगा। और वो पेज फाड़ के यहाँ पे अटैच कर लेना। ठीक है। तो चलो एक फ्रेश पेज में देना हेडिंग मटेरियल। मटेरियल में क्या है देखो, ध्यान से देखना है, बस समझ लो अच्छे से, काफ़ी इजी चीज़ है। ये है स्टोर्स। स्टोर्स में क्या पड़ा हुआ रहता है? रॉ मटेरियल। ठीक है। ये रॉ मटेरियल किसको भेजता है? ये रॉ मटेरियल भेजता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बनाता है? फिनिश गुड्स बनाता है। और फिनिश गुड्स बना के क्या करता है? कस्टमर को सेल कर देता है। ये है कस्टमर, चश्मा बना दे कस्टमर को, कस्टमर को FG सेल, फिनिश गुड्स सेल कर देता है। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, स्टोर्स में रॉ मटेरियल पड़ा रहता है गोडाउन टाइप,
और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फिनिश गुड्स बनता है, जहाँ हैवी मशीन सब पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब मान लो कोई कस्टमर का ऑर्डर आया, अब कस्टमर को फिनिश गुड्स चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो हम रैंडमली फिगर ले रहे हैं, 10,000 यूनिट्स चाहिए इस कस्टमर को, तो फैक्ट्री वाले लोग कस्टमर को नाम देते हैं जॉब, कि जॉब ABC आया है जिसके अंदर अपने को 10,000 यूनिट्स बना के देना है। अब 10,000 यूनिट्स बनाना है इसका काम। अब 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए इसके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। अब रॉ मटेरियल है नहीं, तो ये इसको एक चिट्ठी लिखता है, एरो पे ध्यान देना, ये इसको एक लेटर भेजता है जिसको बोला जाता है MRN या SRN, मटीरियल रिक्विजिशन नोट या स्टोर्स रिक्विजिशन नोट। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसको लेटर भेजा जिसको नाम दिए MRN या SRN, मटेरियल रिक्विजिशन नोट या स्टोर रिक्विजिशन नोट, जिस पे लिखा होता है कि जॉब ABC के अंदर 10,000 यूनिट्स बनाना है, तो 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए आप हमको भेजिए। अब स्टोर में एनी टाइम तो पड़ा हुआ नहीं रहेगा, मान लो स्टोर वाले को भी लगता है कि उसको खरीदना है रॉ मटेरियल, तो स्टोर वाला क्या करता है, स्टोर से पहले होता है एक परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर से पहले होता है एक परचेज डिपार्टमेंट। अब स्टोर वाला क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट को एक लेटर भेजता है जिसको बोलते हैं PRN, परचेज रिक्विजिशन नोट। एकदम नाम लॉजिकल है, रटने लायक कुछ नहीं है। स्टोर वाला इसको एक लेटर भेजता है जिसको बोलते हैं PRN मतलब परचेज रिक्विजिशन नोट, मतलब परचेज रिक्वायरमेंट है इसीलिए लेटर भेज रहे हैं, इसलिए नोट भेज रहे हैं आपको। ये इसको क्या इंडिकेट किया, इसको मटेरियल चाहिए तो बोलता है MRN या SRN, मटेरियल रिक्विजिशन नोट या स्टोर रिक्विजिशन नोट। इसके पास मटेरियल नहीं है तो ये इसको एक लेटर भेजता है जिसको बोलते हैं PRN, परचेज रिक्विजिशन नोट, कि परचेज का रिक्वायरमेंट है। क्लियर। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, यहां दूर बैठा है कोई सप्लायर जिसको ये परचेज ऑर्डर प्लेस कर देता है। ठीक है, जिसको परचेज डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर प्लेस करता है। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसको दिया MRN या SRN, मटेरियल रिक्विजिशन नोट या स्टोर रिक्विजिशन नोट, और स्टोर वाला परचेज डिपार्टमेंट को PRN दिया, परचेज रिक्विजिशन नोट या परचेज रिक्विजिशन नोट। ठीक है, और परचेज डिपार्टमेंट फिर सप्लायर को ऑर्डर दे दिया। ठीक है, अब बताओ, सप्लायर के पास से बहुत फ्रीक्वेंटली स्टोर में आएगा रॉ मटेरियल, सप्लायर के पास से बहुत फ्रीक्वेंटली आएगा। कई बार तो अब एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए तो एक ही रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, फिनिश गुड्स बनाने के लिए बहुत तरह का रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ता है, तो खाली एक बार नहीं भेजेगा, तो 3 बार 4 बार भेजे जा रहा है। अब स्टोर में बार बार रॉ मटेरियल आ रहा है, अब कोई एक इंसान चाहिए ना स्टोर में जो उस रॉ मटेरियल का डिटेल रखे कि कब कौन सा रॉ मटेरियल कितने कितने क्वांटिटी का आया, और स्टोर से फिर भेजना भी होता है, तो उस इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दिया जाता है कि भाई आप रॉ मटेरियल रिसीव करते रहिए और फिर भेजते रहिए, आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो स्टोर्स में एक इंसान होता है जिसको बोलते हैं स्टोर्स कीपर। ठीक है, जो क्या करता है पता है, ये इंसान का क्या काम है, इस इंसान का काम है सप्लायर के पास से, एक चीज़ और है कि सप्लायर के पास से सीधा स्टोर में नहीं आता है, फैक्ट्री के गेट पे इंस्पेक्शन सब किया जाता है। फैक्ट्री गेट पे एक इंस्पेक्टर रहता है, पुलिस वाला इंस्पेक्टर नहीं, एक इंस्पेक्टर रहता है जो फैक्ट्री गेट पे जितना भी ट्रक या लॉरी आ रहा है उसमें चेक कर रहा है कि जो रॉ मटेरियल आया है वो सही है कि नहीं है, या टूटा फूटा हुआ है या क्या है, सब चेक करके स्टोर में भेजता है। फैक्ट्रीज में बहुत केयरफुली ये सब चीज़ किया जाता है। अब स्टोर कीपर क्या करेगा, सप्लायर के पास से कितना बार आया सब लिखो, क्वांटिटी क्या है, और ये यहाँ से उसी जॉब के अंदर में रॉ मटेरियल इशू कर देता है। ठीक है, उसी जॉब के अंदर में इशूड कर देता है, मतलब जो 10,000 यूनिट्स के लिए था ना, इस MRN के अगेंस्ट में जो रॉ मटेरियल चाहिए वो इसको इशू कर देता है। और थोड़ा सा ट्रिक है, ध्यान से सुन लो पहले पूरा। स्टोर कीपर का काम क्या होता है, इसका काम होता है सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड करना कि क्या क्वांटिटी आया, क्या क्वांटिटी भेजा। अब कौन क्वांटिटी पहले आया, कौन भेजा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे होता है एक ऑफिस डिपार्टमेंट जहां बैठा होता है एक्सपर्ट, जिसको तुम लोग बोलते हो कॉस्ट अकाउंटेंट।
इसका क्या काम होता है? इस कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है, अच्छा अब मेन चीज़ तो बताई नहीं तुम लोग को, कहाँ स्टोर कीपर जो क्वांटिटी का डिटेल मेंटेन करता है, क्या क्वांटिटी आया क्या क्वांटिटी गया, इसको बोला जाता है बिन कार्ड। स्टोर कीपर जो क्वांटिटी लेता देता है इसको बिन कार्ड में रिकॉर्ड करता है, ठीक है। लेकिन याद रखना बिन कार्ड में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी लिखा होता है। स्टोर कीपर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी को थोड़े बैठाते हैं यहाँ पे, उसको तो बोलते हैं भाई तुम एक रिकॉर्ड खाली रख लो, कितना क्वांटिटी आया कितना क्वांटिटी गया सिर्फ वो बताना है, ठीक है। ऑफिस डिपार्टमेंट में एक कॉस्ट अकाउंटेंट एक एक्सपर्ट बैठा होता है, ये क्या करता है, स्टोर वाले से बिन कार्ड मंगा लेता है, बिन कार्ड में तो लिखा हुआ है, और परचेज डिपार्टमेंट से परचेज वाला बिल मंगा लेता है। सप्लायर मटेरियल भेजा था ना यहाँ पे, उसका बिल क्या लगता है, स्टोर कीपर को भेजेगा कितने वाला सामान है, बिल भेजता है परचेज डिपार्टमेंट में परचेज मैनेजर को। तो ये ऑफिस वाला इंसान क्या करता है, परचेज डिपार्टमेंट से परचेज वाला बिल मंगा लिया और इससे बिन कार्ड मंगा लिया, मतलब परचेज वाला डिपार्टमेंट से इसको रेट का आइडिया लग जाता है, और स्टोर कीपर से जो बिन कार्ड आया है उससे क्वांटिटी का आइडिया लग गया। तो रेट और क्वांटिटी दोनों को मर्ज करके वो स्टोर्स लेजर बनाता है, जो तुम लोग सीख चुके हो, क्वांटिटी एंड रेट बोथ। इसमें क्वांटिटी और रेट दोनों लिखता है वो, समझ में आया? ये तुम लोग स्टोर मटेरियल चैप्टर में पढ़ रखे हो, स्टोर्स लेजर बनाना, ठीक है, पक्का। अब तुम लोगों को क्या बिन कार्ड बनाना है, पढ़ाई करना है, पढ़ लो ताकि स्टोर्स लेजर वाले कैटेगरी में रहो, नहीं पढ़ोगे तो पता चला बिन कार्ड वाला ही नौकरी लगेगा, समझ में आया? तो एग्जाम में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है क्या, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर। तो काफ़ी डिफरेंस है। बिन कार्ड इज मेंटेन्ड बाय द स्टोर्स कीपर, स्टोर्स लेजर इज मेंटेन्ड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट या अकाउंटेंट जो एक्सपर्ट है। बिन कार्ड इज मेंटेन्ड इन द स्टोर्स डिपार्टमेंट, फिर स्टोर्स लेजर इज मेंटेन्ड इन द ऑफिस डिपार्टमेंट, ठीक। बिन कार्ड कंटेन्स द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स ओनली, whereas stores ledger contains quantity and value both. Entries are made first in the bin card and then stores ledger, ठीक है। बिन कार्ड मेंटेनेंस के लिए कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज फीफो लीफो सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज ये सब का चाहिए। ये तो डेट वाइज लिख लेता है, किस डेट को आया और कौन सा सामान भेजा, उसका वैल्यूएशन सब लफड़ा स्टोर्स कीपर करता है, ठीक है। चलो एक चीज़ और बच गया, जैसे यहां पे अनपढ़ इंसान होता है ना, ये स्टोर्स कीपर अनपढ़ है, वैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी अनपढ़ इंसान होता है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट और है जिस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ये क्या करता है, प्रोडक्शन प्लानिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक डॉक्यूमेंट बनाता है, और एक डॉक्यूमेंट बनाता है, क्या बोलते बता रहे, उस डॉक्यूमेंट का एक कॉपी स्टोर्स में भेजता है, उस डॉक्यूमेंट का दूसरा कॉपी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल, शॉर्ट में BOM, बॉम्ब नहीं बॉम्ब, BOM बॉम्ब। तो प्रोडक्शन प्लानिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर बैठा होता है, मेन हेड, जिसको पूरा आइडिया होता है कि ये 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना क्वांटिटी रॉ मटेरियल A लगेगा, कितना रॉ मटेरियल B लगेगा, कितना रॉ मटेरियल C लगेगा, कितना रॉ मटेरियल D लगेगा। एक्यूरेट क्वांटिटी वो उस BOM बॉम्ब में लिख के देता है, और 3 कॉपी बनाता है BOM का, एक कॉपी भेजता है स्टोर्स में, ताकि स्टोर्स वाला 10,000 यूनिट्स पे लगने वाला उतना ही एक्यूरेट क्वांटिटी स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजे, जो ट्रांसफ़र किया था, इशू किया था वो करे, और प्रोडक्शन मैनेजर के पास भेजता है ताकि उसको ये पता चल जाए कि उसको इतना इतना ही क्वांटिटी मिक्स करना है। ऑलरेडी यहाँ से गया हुआ है, लेकिन ये भी सेल्फ सेटिस्फाइड कि चलो हमको इंजीनियर से आया है सर्टिफिकेट, और ये एक सेल्फ अपने फ्यूचर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए रखता है, ठीक है, कि इसको इतना ही यूनिट भेजने के लिए इंस्ट्रक्ट किया था। क्लियर? तो कोई पूछे बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, तो बिल ऑफ मटेरियल कंटेन्स स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी यूज्ड
फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब। स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी बिल ऑफ मटेरियल क्या करता है? स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी मिक्सड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, ऐसा होता है फैक्ट्रीज में। तुम लोग खुद ही देखो ना, जो भी जैसे लेज, कुरकुरे, फिर कोई भी बिस्किट है वो सब खाते हो, तो ऐसा होता है कि बैच चेंज होता है तो टेस्ट चेंज हो जाता है? नहीं ना। एक्यूरेट जैसा टेस्ट पहले था वैसा ही टेस्ट तुम 5 साल बाद भी खाओगे वही आएगा। समझ में आया? वो इसी के लिए होता है, क्योंकि इसको पता है एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए कितना कितना क्वांटिटी लगेगा, तो इसलिए जितना यूनिट आता है अकॉर्डिंगली वो पूरा रॉ मटेरियल भेज देता है, इंस्ट्रक्ट कर देता है। ठीक है, एक चीज़ और, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3। जैसे ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये दोनों भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। कई बार क्या होता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए, स्टोर ऑर्डर दे दिया, आने में टाइम लगेगा, लेकिन क्या है ना, वो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 एंड 2 एंड 3 में अवेलेबल है, तो ये लोग भी आपस में एक दूसरे से लेन देन कर लेते हैं। ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से लेन देन करता है, जिसको बोलते हैं MTN। MTN मतलब मटीरियल ट्रांसफर नोट। ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से लेन देन करता है, जिसको बोला जाता है मटीरियल ट्रांसफर नोट। समझ में आया? पक्का? अब इसमें से कितना थ्योरी तुम लोगों का कवर्ड हो गया देखो। MRN या SRM, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर को लेटर भेजा, स्टोर परचेज डिपार्टमेंट को PRN के थ्रू भेजा। बिन कार्ड स्टोर्स लेजर, इसका डिफरेंस बहुत पूछता है। बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। MTN छोटा छोटा पॉइंट है, MTN मटेरियल ट्रांसफर नोट। समझ में आया? तो बहुत सारे थ्योरी यहाँ से कवर्ड है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मटेरियल में आओ, पेज नंबर 270। पहला क्या है? व्हाट इज जस्ट इन टाइम, जिट। व्हाट इज जस्ट इन टाइम परचेज, बताते हैं क्या होता है। जस्ट इन टाइम परचेज काफ़ी इजी चीज़ है। होता क्या है जस्ट इन टाइम में? काफ़ी लंबा कहानी है, अब हम सोचे बताएंगे तो पूरा टाइम वेस्ट होगा। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है जैसे हमको आज, जैसे मान लो आज है 10 सितंबर, आज है 10 सितंबर, ठीक है। मेरे पास आज एक ऑर्डर आता है किसी कस्टमर से कि भाई एक हमको 10,000 यूनिट्स चाहिए, हमको 10,000 यूनिट्स चाहिए, ठीक है। हमको 10,000 यूनिट्स चाहिए, और ये 10,000 यूनिट्स कब चाहिए? ये 10,000 यूनिट्स चाहिए हमको 30 सितंबर को, ऐसा कस्टमर बोल रहा है। मेरे पास आज एक ऑर्डर आया, कस्टमर बोल रहा है 30 सितंबर को हमको वो 10,000 यूनिट्स चाहिए। तो क्या करें? कस्टमर तो ऑर्डर दे के चला गया, क्या करें? फिनिश गुड्स बना के रख दे गोडाउन में? नहीं। हमको पता है, जैसे मान लो ये जो 10,000 यूनिट्स दिया है ना ऑर्डर, ये 10,000 यूनिट्स बनाने में हमको 7 दिन लगेगा। ये 10,000 यूनिट्स बनाने में हमको 7 दिन लगेगा, ठीक। उल्टा कंप्यूट करो, एक काम करते हैं ना, एक टाइमलाइन बना के समझाते हैं, ठीक है। आज है 10 सितंबर, गॉट ऑर्डर टुडे, ठीक है। और ये है 30 सितंबर, इसमें टू बी डिलीवर्ड, गॉट ऑर्डर टुडे फॉर 10,000 यूनिट्स, ठीक है। अब प्रोडक्शन विल टेक 7 डेज। मान लो प्रोडक्शन 7 दिन लगेगा, प्रोडक्शन होने में ये 10,000 यूनिट्स बनने में 7 दिन लगेगा। तो आज स्टार्ट करें बनाना तो 17 तारीख तक तो बन के रेडी हो जाएगा, गोडाउन में 17 तारीख के बाद 30 तारीख तक पड़ा हुआ रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उल्टा सोचो, 30 सितंबर से पहले आओ तो शायद 23 सितंबर से स्टार्ट करेंगे किस चीज का? प्रोडक्शन 23 सितंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 7 दिन लगेगा, 30 को बनेगा, कस्टमर को डिलीवर कर देंगे, ठीक है। अब प्रोडक्शन 23 सितंबर से स्टार्ट करेंगे, तो अपने को 23 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग, सुबह जिस टाइम फैक्ट्री खुलेगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है। अब वो रॉ मटेरियल आने में कितना दिन लगेगा? मान लेते हैं रॉ मटेरियल आने में 10 दिन लगता है, ठीक है। अब उल्टा सोचो, इससे 10 दिन पहले आओ तो कब होगा? 13 सितंबर, ठीक है।
प्रोडक्शन विल टेक 7 डेज। रॉ मटेरियल यानी कि लीड टाइम, रॉ मटेरियल ऑर्डर देंगे तो 10 दिन लगता है ना, लीड टाइम फॉर रॉ मटेरियल 10 दिन, ये तो पता ही है, मटेरियल चैप्टर में बताया मैं। मतलब 13 सितंबर रॉ मटेरियल ऑर्डर टू बी प्लेस्ड, पक्का। अब आज 10 सितंबर है, ऑर्डर आया, अब क्या किए 13 सितंबर को हम अपने सप्लायर को फोन करेंगे कि भाई इतना रॉ मटेरियल भेजो। अब वो रॉ मटेरियल कब तक आ जाएगा, 10 दिन के बाद 23 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग आ गया। अब 23 सितंबर को प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद 30 सितंबर तक सामान बन जाएगा, भेज देंगे। इसी को बोलते हैं जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है, फायदा घाटा दोनों बता रहे हैं इसका। जस्ट इन टाइम का फायदा घाटा क्या होता है कि जिस टाइम प्रोडक्शन करना है, जिस टाइम प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, रॉ मटेरियल उसी टाइम फैक्ट्री में आना चाहिए। जस्ट इन टाइम, जिट, इसका मतलब होता है रॉ मटेरियल टू बी ऑर्डर्ड इन सच अ वे दैट दीज रॉ मटेरियल्स आर रिसीव्ड इन द गोडाउन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है रॉ मटेरियल का स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। अब तुम रॉ मटेरियल मंगा के गोडाउन में रख दो तो स्टोरेज कॉस्ट ही लग रहा है ना, खराब अलग हो रहा है, पड़े वेस्टेज भी होता है बहुत सारे रॉ मटेरियल। ठीक है, तो पड़े वेस्टेज होगा तो वेस्टेज से भी बच जाएंगे, फिर वेस्टेज से बच जाएंगे, उसके बाद कैरिंग कॉस्ट नहीं लगेगा, और उसके बाद करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एकदम लेटेस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट पे बनेगा। अब पुराना रॉ मटेरियल का माल लिया हुआ है महंगा या सस्ता, वो पड़ा हुआ है, उससे बना रहे हैं तो वो भी गलत चीज़ है। एकदम करंट लेटेस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का जो लेटेस्ट प्राइस है उसी हिसाब से फिनिश गुड्स बनेगा। समझ में आया, यही होता है जस्ट इन टाइम। सबसे पहले ये चीज़ टोयोटा कंपनी में फॉलो हुआ था, जस्ट इन टाइम। टोयोटा कंपनी जो गाड़ी बनाता है, जापान का कंपनी है, वो कंपनी सबसे पहले जस्ट इन टाइम फॉलो किया था, जिसका देखा देखी इंडिया में टाटा मोटर्स फॉलो किया था। समझ में आया। खैर, तो कोई पूछे जस्ट इन टाइम क्या होता है, जस्ट इन टाइम मतलब रॉ मटेरियल का ऐसे ऑर्डर प्लेस करो कि ये रॉ मटेरियल फैक्ट्री में उसी टाइम आए जिस टाइम अपने को रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, कि रॉ मटेरियल टू बी ऑर्डर्ड इन सच अ वे दैट दीज रॉ मटेरियल्स आर रिसीव्ड इन द गोडाउन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। क्लियर। बेनिफिट होगा, कैरिंग कॉस्ट बचेगा, बेनिफिट होगा जो वेस्टेज गोडाउन में पड़े होता है वो नहीं होगा, गोडाउन में रखेंगे ही कहाँ। रॉ मटेरियल ऑर्डर किए, सुबह आ गया फैक्ट्री गोडाउन में, मशीन में डाल दो, प्रोडक्शन करो। ठीक है, और लेटेस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट पे बनेगा। तो देखो, हाँ, लेकिन इसका कुछ नेगेटिव, इसका कुछ प्री रिक्विजिट भी है। प्री रिक्विजिट मतलब सप्लायर को फुल रियलाइबल होना पड़ेगा। सप्लायर अगर मटेरियल भेजने में एक भी दिन का डिले किया, मान लो हम 13 को सप्लायर को ऑर्डर दिए, भरोसा था 13 को दे देगा, सप्लायर 14 तारीख को डिलीवरी दिया, अब देखो क्या होगा। अगर सप्लायर 14 को वहाँ से डिलीवरी दिया तो मेरे पास सामान जो 23 को आना था वो 24 को आएगा, जो 23 से स्टार्ट करके 30 को बनना था वो 24 को स्टार्ट करके 1 तारीख को बनेगा। तो एक दिन का डिले हुआ ना, कस्टमर तो केस ठोक देगा मेरे पर सीधा कि भाई 30 का डिलीवरी का टाइम था, क्या वो आप डिलीवरी नहीं दिए। अगर इमरजेंसी डिलीवरी है कि 30 को ही देना है, तब मोदी जी आ रहे हैं, टेंट लगाना है, 30 को ही भाषण देंगे, पता चला टेंट का सामान हम 30 को नहीं भेज पाए, 1 को भेजें, तो मोदी जी तो अलग केस ठोकेंगे और इवेंट वाला होगा वो अलग केस ठोकेगा। ठीक है, बस देखो, जस्ट इन टाइम परचेज मीन्स ऑर्गेनाइजिंग द परचेज ऑफ गुड्स एंड मटेरियल सच दैट देयर रिसीट इन स्टोर्स डिपार्टमेंट इमीडिएटली प्रीसीड्स देयर यूज। ठीक है, द एडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट सेविंग होगा, बता दिए, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट बचता है। कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, करेंट कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन निकलेगा, क्योंकि पुराना रॉ मटेरियल नहीं, करेंट एकदम लेटेस्ट रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है। सप्लायर्स कोऑर्डिनेशन, बता दिया सप्लायर का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, और मटेरियल मैनेजमेंट यानी कि वेस्टेज सबसे बचा देता है। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या होता है, ये हम तुम लोग को करा रखे हैं। एबीसी एनालिसिस याद करो किसमें, मटेरियल चैप्टर में। ठीक है, स्लैब एबीसी एनालिसिस देख लो, मटेरियल चैप्टर में कराया हुआ या हर बार कॉपी में लिखाया हुआ होगा, नहीं तो यहाँ से देख लेना। एबीसी ऑलवेज बेटर कंट्रोल, अच्छे क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल को कैटेगरी में रखो। ठीक है, वैल्यू बहुत ज़्यादा 70% और क्वांटिटी बहुत कम।
ठीक है, 10 या 20 हर जगह अपना अपना पॉइंट लगा हुआ है। कैटेगरी सी में उल्टा हो जाता है, क्वांटिटी कम वैल्यू, सॉरी क्वांटिटी ज़्यादा वैल्यू कम, ठीक है। और ई कैटेगरी वाले को ज़्यादा अच्छा से कंट्रोल करना होता है। इसके बाद व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल बता ही दिए, देख ले एक बार पढ़ दे रहा है। बिल ऑफ मटेरियल इज द शेड्यूल क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एनी जॉब और अदर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट एंड मटेरियल लिस्ट, ठीक है। इट लेज डाउन द एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल मटेरियल्स एंड क्वांटिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। समझा चुके डायग्राम के थ्रू। हाउ डज अ बिल ऑफ मटेरियल डिफर्ड फ्रॉम एमआरएन। बिल ऑफ मटेरियल ये इसको भेज रहा था, एमआरएन ये इसको भेज रहा है। तो डिफर क्या है, कौन किसको भेज रहा है, भेजने का पर्पस क्या है, ये इसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये दोनों को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, बस। व्हाट इज मीन्ड बाय टू बिन सिस्टम, ये नहीं करना है तुम लोग को। कंपैरिजन बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर्स कंट्रोल कार्ड। स्टोर्स कंट्रोल कार्ड मतलब वही स्टोर्स लेजर, ठीक है। 26 भी नहीं करना है, 27 ज़्यादा अच्छा से है। बिन कार्ड स्टोर्स लेजर जो बताएं वही सब चीज़ है, ठीक है। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब देखो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ये क्या होता है, जो तुम लोग को राम कहानी बताए थे बिन कार्ड स्टोर्स लेजर वाले, ये पूरा सिस्टम बताए थे, ये सिस्टम मेंटेन करना ही परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। यानी कि मेंटेनेंस ऑफ बिन कार्ड स्टोर्स लेजर बिल ऑफ मटेरियल ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स का मेंटेनेंस इज PIS परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। फायदा क्या होता है, अपडेटेड रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अपने को स्टॉक पता करना है तो बिन कार्ड या स्टोर्स लेजर देख लो, क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा, समझ में आया। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 24/7 अवेलेबल है। स्टॉक आया बिन कार्ड में एंट्री, स्टॉक गया बिन कार्ड में एंट्री, तो अपडेटेड स्टॉक मिल जाएगा। दूसरा फायदा क्या होगा, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहो तो तुरंत बन जाएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है। अब कंपनी जो इंटरिम डिविडेंड देता है या क्वार्टरली रिपोर्ट बनाता है, अपना क्वार्टरली रिपोर्ट बनाता है, वो सब कंपनी को तो चाहिए अपना क्लोजिंग स्टॉक। तो हर क्वार्टर के लास्ट में फिजिकल काउंटिंग कराएगा, उससे बेटर है बिन कार्ड या स्टोर्स लेजर देख लो, उसमें तो है ही अवेलेबल, उसका वैल्यूएशन भी अवेलेबल है स्टोर्स लेजर में। तो ये फायदा होता है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुरंत बन जाता है, ठीक। और कोई डिस्क्रिपेंसी होगा उसको तुरंत पता कर लेंगे। अब जैसे मान लो बिन कार्ड में स्टॉक लिखा हुआ है, बॉस को जब मन हुआ इमीडिएट गोडाउन में घुसा, बोला काउंटिंग करके बताओ, और बिन कार्ड में देख लो। अब उसका रीज़न आइडेंटिफाई करेंगे, कोई करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। रीज़न पता चला कि डिस्क्रिपेंसी स्टॉक में क्यों है, तो रीज़न पता चला नॉर्मल लॉस है, तो वो तो कंट्रोल के बाहर है। एबनॉर्मल लॉस है, चोरी हुआ या स्टोर कीपर ही चोरी कर रहा है, तो उसके लिए एक्शन लिया जाएगा, समझ में आया। इसी को बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल करने का एक टेक्निक है जो बिन कार्ड स्टोर्स लेजर मेंटेन करने के थ्रू बनाया जाता है, थ्रू मेंटेन किया जाता है, ठीक है। फायदा ये होगा कि क्लोजिंग स्टॉक इज अवेलेबल एट ऑल द टाइम, रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और फिर डिस्क्रिपेंसी कैन बी इजिली लोकेटेड एंड करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग और कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग क्या होता है, स्टॉक टेकिंग होता है फिजिकली काउंटिंग करना कितने के स्टॉक है गोडाउन में, और कोई डिस्क्रिपेंसी काउंट पता करना। स्टॉक टेकिंग मतलब होता है, ऑडिट में भी पढ़े होगा, ऑडिट वाले सभी बताएंगे। स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है, जैसे इन्वेंट्री ऑडिट होता है ना, स्टॉक का ऑडिट, तो उसमें स्टॉक टेकिंग करना पड़ता है कि फिजिकल काउंटिंग करो और जो बुक में स्टॉक है, फिजिकल काउंटिंग और बुक में स्टॉक है, दोनों को टैली करना, और डिस्क्रिपेंसी अगर कोई है तो उसको आइडेंटिफाई करो। दो तरह का होता है, पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग और कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग में क्या होता है, कंपनी एक लंबे इंटरवल के बाद जाके फिजिकल काउंटिंग करता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली या साल के लास्ट में एक बार, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूस नाम ही है, नाम से मतलब निकालो ना यार, पीरियोडिक कंटिन्यूस। पीरियोडिक में कभी कभी जाके काउंटिंग करेगा, और कंटिन्यूस में रेगुलर इंटरवल, हर एक दिन, 2 दिन या डेली जाके काउंटिंग करेगा, ठीक है। अकाउंट्स इसमें ज़्यादा अपडेटेड होगा ना, इसमें लेट से अपडेटेड होगा। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें तुरंत बन सकता है क्योंकि रिकॉर्ड अवेलेबल है, यहाँ पे लेट से होगा। यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी लेट से फाइंड आउट होगा। तो सारा थ्योरी कनेक्टेड है, क्लियर। ये भी हो गया। इसके बाद 27 हो गया परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियोडिक एंड कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, इसमें और भी लिखा हुआ पढ़ सकते हो। इसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन ROL एंड EOQ, रीऑर्डर लेवल, कब ऑर्डर करें, EOQ कितना ऑर्डर करें, एग्जाम में आएगा तो फॉर्मूला घस दो बस यार।
ठीक है। डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द स्टोर लेजर, 32 पढ़ लेना, कुछ है नहीं। लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये आता ही है तो पढ़ना नहीं पढ़ना बराबर है। वेस्ट, हाँ इसके बाद 34, 35, 36, 37 चार चीज़ है, 34, 35, 36, 37 वेस्ट, स्क्रैप, डिफेक्टिव, स्पॉइलेज। तो चारों में एक बार बोर्ड पे समरी टाइप लिख दे रहे हैं, फिर तुम लोग के सामने प्रेजेंट करते हैं और फिर आज का ये वीडियो खत्म। ठीक है, वेस्ट, स्क्रैप, डिफेक्टिव, स्पॉइलेज, चारों में कोई एक एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो ये रहा तुम लोग के सामने, ये रहा तुम लोग के सामने मटेरियल लॉसेस, वेस्ट, स्क्रैप, डिफेक्टिव, स्पॉइलेज। वेस्ट क्या होता है? डिस्कार्डेड सब्सटेंस हैविंग नो वैल्यू। वेस्ट नहीं बोलता है वेस्ट हो गया, तो वही है डिस्कार्डेड सब्सटेंस। सबका डेफिनेशन याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा तो 1 मार्क सिर्फ ये डेफिनेशन लिखने पे, पॉइंट नंबर 1 पे, ये टू द पॉइंट होना चाहिए, अपने लैंग्वेज में फेंकने से नहीं होगा। ठीक है, वेस्ट का मतलब हो डिस्कार्डेड सब्सटेंस हैविंग नो वैल्यू। ठीक है, अब वेस्ट दो तरह का होगा, विजिबल होगा, इनविजिबल होगा। जैसे ग्लासेस हुआ, वो सब ब्रेकेज होता है तो वो सब डिस्कार्ड वेस्ट ही हो गया ना। और एक होता है इनविजिबल, जैसे इवेपोरेशन वेस्ट है। ठीक है, पक्का? तो विजिबल ब्रेकेज ऑफ ग्लास, इनविजिबल इवेपोरेशन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? नॉर्मल वेस्टेज है तो यूनिट्स कम कर दो, मतलब नॉर्मल लॉस है, यूनिट्स कम कर दो, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा। और एबनॉर्मल है तो पीएल में डाल दो। ठीक है, दूध या वाटर भी गर्म करते हो, दूध या पानी भी, दूध जैसे 1 लीटर खरीद के लेके आए 50 रुपये में, गर्म किए, इवेपोरेट होगा ही होगा, घट के 950 ml हो गया। तो जो 50 रुपया खर्चा किए थे वो 1 लीटर के लिए नहीं किए थे, वो 950 ml के लिए किए, क्योंकि नॉर्मल है, होना ही है वो। तो 50 डिवाइड बाई 950 ml, वो पर लीटर का कॉस्ट पड़ जाएगा, जो 50 से ज़्यादा होगा। वही चीज़ तो लिखे है नॉर्मल में, कॉस्ट यूनिट गिर जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा। तो वेस्ट क्या होता है? डिस्कार्डेड सब्सटेंस हैविंग नो वैल्यू, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, स्क्रैप क्या होता है? वेस्ट का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन स्क्रैप का कुछ वैल्यू होता है। इंसिडेंटल रेसिडुअल कमिंग आउट ऑफ ए प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, यूजुअली लो वैल्यू एंड कैन नॉट प्रोसेस फर्दर। इंसिडेंटल रेसिडुअल कमिंग आउट ऑफ ए प्रोडक्शन प्रोसेस, लाइक बाई प्रोडक्ट, जैसे बाई प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तुम लोग को वैसे फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो लास्ट में क्या बोलते हो? वेस्ट या स्क्रैप? वेस्ट नहीं बोलते हो, स्क्रैप बोलते हो। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू काफ़ी कम हो जाता है, कुछ ना कुछ रुपया बेच के रियलाइज हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये वेस्ट, इंसिडेंटल रेसिडुअल कमिंग आउट ऑफ ए प्रोडक्शन वैल्यू, प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, स्क्रैप थोड़ा बहुत निकलता ही है हर प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक, यूजुअली लो वैल्यू कैन नॉट बी प्रोसेस्ड फर्दर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? स्क्रैप को बेचते हैं, बेच के जो पैसा आता है क्या तो पीएल में डाल दो या मटेरियल कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट से कम कर दो। मटेरियल का स्क्रैप है तो मटेरियल से कम कर दो, फिनिश गुड्स का स्क्रैप है तो फैक्ट्री ओवरहेड से कम कर दो, सिंपल। डिफेक्टिव, ठीक है, ये दो एक कैटेगरी में था, अब ये दो एक कैटेगरी में, डिफेक्टिव, स्पॉइलेज, दोनों में साथ में डिफरेंस समझाते हैं। डिफेक्टिव क्या होता है? प्रोडक्शन यूनिट जो डैमेज है लेकिन रेक्टिफाई कर सकते हैं। डिफेक्टिव सामान नहीं समझ में आता, डिफेक्ट आ गया तो चलो ठीक कर लेते हैं उसको। स्पॉइलेज, बर्बाद हो गया, फेंक दो। तो डिफेक्टिव होता है प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर डैमेज्ड एंड कैन बी रेक्टिफाइड बाय पुटिंग एडिशनल मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। और स्पॉइलेज, प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर बैडली डैमेज्ड एंड कैन नॉट बी रेक्टिफाइड एट ऑल। ठीक है, जिसको अपने रेक्टिफाई नहीं कर पाए। ठीक, अब जैसे पानी का बॉटल है, उसको पूरा क्रश कर दो, ठीक कर सकते हो उसको? नहीं, स्पॉइलेज है, फेंक दो। ठीक है, देखो, प्रोडक्शन यूनिट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, मेड गुड एंड मेड गुड बाय पुटिंग एक्स्ट्रा मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा। मैट या कॉपी में कोई पेज ओमिट हो गया। ठीक है, शर्ट स्टिचिंग करते टाइम कुछ जगह स्टिच ही नहीं हुआ, यहाँ पे स्टिच करते टाइम स्टिच ही नहीं हुआ, लेकिन धागा यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, तो फिर से रेक्टिफाई करेंगे ना, रेक्टिफाई तो हो ही सकता है। ठीक है, फिर रीजंस क्या क्या हो सकता है? सामान डिफेक्ट होने का रीज़न क्या क्या हो सकता है? मटेरियल अच्छे क्वालिटी का यूज़ नहीं कर रहे हो, सुपरवाइजरी खराब है, या जो वर्कर है वही काम ठीक से नहीं कर रहा है, या मशीन की गड़बड़ी के भी कारण होता है कि मशीन आउटडेटेड है। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? नॉर्मल है तो प्रोडक्ट कॉस्ट या जॉब चार्ज में, जॉब पे चार्ज कर दो, जो एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है प्रोडक्ट कॉस्ट में जोड़ दो। ये अब नॉर्मल है, कंपनी को लगता है बार बार मेरा डिफेक्टिव होता है तो सीधा पीएल में डाल दो। ठीक है, वो मशीन के गड़बड़ी के कारण होता है।
और स्पॉइलेज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम वेस्ट जैसा है, ठीक है, बस प्रॉपर डेफिनेशन है, वेस्ट में डिस्कार्डेड सब्सटेंस हैविंग नो वैल्यू, और स्पॉइलेज में प्रोडक्शन यूनिट बैडली डैमेज्ड कैन नॉट बी रेक्टिफाइड एट ऑल, कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड लेबर का करा चुके हैं, ठीक है। अगले वीडियो में बेसिक चैप्टर और मटेरियल का करा चुके हैं, अगले वीडियो में लेबर ओवरहेड छोटा छोटा क्वेश्चंस वो सब में बनता है, तो वो सब करवाएंगे, ठीक है। आज के लिए बाय बाय।